हेलो एवरीवन, मैं अरुण बिसेन आप सभी का स्वागत करता हूं वीवी स्टडी की ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि हमने इससे पहले 5 यूनिट कंप्लीट कर चुका है और आज हमारी मैराथन की क्लास है ना। जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे आज हमारी मैराथन क्लास। ना तीर ना तलवार से क्वांट का एग्ज़ाम हम कंप्लीट करेंगे एक मैराथन के वॉर से, या क्वांट का एग्ज़ाम को हराएंगे एक सटीक वार से। तो स्टार्ट करते हैं हमारी महापरीक्षा महामैराथन क्लास। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे आज के जो मैराथन क्लास में रहेंगे वो इस प्रकार हैं। जो हमारी टॉपिक्स है स्टैटिस्टिक्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट वेरिएशन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस एंड रीजनिंग, सैम्पलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपोथेसिस। ये जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। मैंने अपने 10 से 12 सालों के एग्ज़ाम के जो पेपर्स थे उनके एनालिसिस किया, उसके बाद देखा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, वही टॉपिक्स हमने आज मैराथन में चूज़ की जो आपके एग्ज़ाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बात करते हैं हम स्टैटिस्टिक्स की, सांख्यिकी। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा। सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसमें संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रह, संगठन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। ये पर्टिकुलर आपका जितना भी एनालिसिस किया जाता है, या ये बोलें कि आपका विश्लेषण, प्रस्तुतिकरण, रिप्रेजेंटेशन, हम उसमें सांख्यिकी का यूज़ करते हैं। पर्टिकुलर आपके लाइफ में यूज़ होने वाली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ आप कहीं ना कहीं सांख्यिकी के कुछ तत्वों का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, जनसंख्या की गणना करना और चुनाव का सर्वे करना। जब आप अपनी जनसंख्या की गणना की जाती है तब आप एक डेटा पॉइंट ऑफ पिकअप करते हैं और उससे एनालिसिस करते हैं कि कितनी जनसंख्या हमारे देश में उपस्थित है, कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने बच्चे हैं, कितने वृद्धावस्था की। जो एनालिसिस की जाती है वो स्टेटिस्टिक्स की कैटेगरी में लाइन होती है। इलेक्शन का सर्वे, आप पर्टिकुलर इलेक्शन का सर्वे करते हैं कि जो आपकी कम्युनिटी है किस नेता या किस पार्टी को ज़्यादा पसंद करती है। तो वो जो एक प्रेडिक्शन हो जाता है, एक जो सर्वे होता है, उससे आपको ये पता चल जाता है कि आप इलेक्शन के पहले ही पूर्वानुमान हो जाता है कि आपका एग्ज़ाम, आपका जो वो होगा, चुनाव होगा, वो किस दिशा की ओर ज़्यादा मुख मोड़ेगा। अगर पर्टिकुलर किसी एक कंपनी में एक पार्टी के और अगर ज़्यादा बायस होगा तो ये जीतने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी और बी के जीतने की संभावना कम हो जाएगी। इसके हम टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड जो टाइप्स हमारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, जिसकी वर्णनात्मक सांख्यिकी और अनुमानात्मक सांख्यिकी है। बात करें हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की, इसमें डेटा को सारांश या सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे औसत, प्रतिशत और जो चार्ट्स और ग्राफ्स के माध्यम से, परसेंटेज, एवरेज। पर्टिकुलर एवरेज, परसेंटेज और जो हमारा जो ग्राफ बनते हैं इसके माध्यम से, या चार्ट्स के माध्यम से, या फिर कोई डायग्राम के माध्यम से, ये जो हमारे लीनियर डायग्राम हो गया, इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे आपको बहुत इजी वे में और सटीक वे में, बस एक व्यू में आपको ये समझ आ जाए कि चीज़ें क्या हो रही है। जैसे यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि 2, 6 ये एक बार है कि एक किसी की अगर हाइट की बात करें तो ये ए और ये बी है, तो ये ए की हाइट 2 सेंटीमीटर है या 2 मीटर तक है, और बी की हाइट 6 मीटर तक है या 6 फीट है, 2 फीट है। ये जो सेग्रीगेशन करते हैं, एक ही बात में देख के समझ आ जाता है कि कितने फीट में कितना अंतर हो रहा है। बस आप देखते से समझ आ जाता है आपको क्या हो रहा है। उदाहरण में कक्षा के छात्रों का औसत अंक निकालना। जब आप एक औसत अंक निकालते हैं एक क्लास में, जो बच्चों के मतलब कुछ लोगों ने 40 अंक लाया, किसी ने 60 लाया, किसी ने 80 लाया या 90 लाया, तब उसका एग्रीगेट करते हैं कि पर्टिकुलर स्कोर क्या रहा इस सीरीज़ का या इस क्लास का। पर्टिकुलर 10th क्लास की बात करें, 12th की बात करें या आपके MBA की बात करें, तो आपने जो कैलकुलेशन करते हैं कि समेटिव मतलब पूरा सामूहिक रूप से एक जो
पर्टिकुलर परसेंटेज इस क्लास का कितना रहा, कितने प्रतिशत परसेंटेज इनने स्कोर किया है। बात करें इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, अनुमानात्मक की, इसमें कुछ डेटा के आधार पर पूरे समूह के बारे में अनुमान लगाया जाता है। उदाहरण की सर्वे के आधार पर चुनाव का परिणाम का अनुमान लगा लेते हैं। जैसा अभी मैंने बताया, सैंपल डेटा से पूरे पॉपुलेशन का निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि किस टाइप के लोग यहाँ पाए जाते हैं। पर्टिकुलर 4-5 लोगों का सैम्पलिंग किए, जैसे स्कूल की बात करें तो आप ये देख लेते हैं कि 4-5 स्टूडेंट्स को आपने पिक किया, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, और जैसे अगर उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा, मतलब बहुत अच्छे रिस्पॉन्स किया उन लोगों ने, तो आप ये समझेंगे कि इस स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी टॉप लेवल की है। अगर उन लोगों ने बहुत अच्छा आंसर आपको नहीं प्रोवाइड किया तो आप ये समझेंगे कि वो उन लोगों की जो पढ़ाई का स्तर है उतना अच्छा नहीं है और वो वहाँ उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो आप एक नमूने के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ एक्चुअल हो क्या रहा है। इसकी विशेषताएं और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो डील्स विथ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, संख्यात्मक तथ्यों से संबंधित होता है ये। आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखें इसके। बेस्ड ऑन एवरेज एंड एस्टिमेट्स, औसत और अनुमान पर आधारित होते हैं। हेल्प्स इन अ सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स डेटा, जटिल आंकड़ों को सरल बनाने में उपयुक्त होता है। फॉर कंपेरिजन एंड फोरकास्टिंग, तुलना और पूर्वानुमान में सहायक होता है। या आप पर्टिकुलर दो चीज़ों में कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये बड़ा, जैसे हमने अभी बताया कि कोई चीज़ बड़ी है, कितनी बड़ी, दो चीज़ों में आपस में ए और बी में कितना कंपैरिजन हो सकता है, या आप दो चीज़ों में डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, पूर्वानुमान कर सकते हैं। आप पुराने डेटा का एनालिसिस करके न्यू डेटा का प्रेडिक्शन या फ्यूचर की कुछ चीज़ों का प्रेडिक्शन कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ स्टेटिस्टिक्स। इसके स्कोप्स और एप्लीकेशंस की बात करें, क्षेत्र और उपयोग की, तो ये इकोनॉमिक क्षेत्र में अर्थशास्त्र के दृष्टि से बहुत उपयोगी है। आपकी कोई फर्म है या कोई भी जो कंपनियां हैं वो जो अपना एनालिसिस करती है इकोनॉमिकली कि कितना यूज़ हो रहा है, कितना बजट कहाँ जा रहा है, जो पर्टिकुलर यूज़ हो रहा है उसमें आप इसका उपयोग किया है। एप्लीकेशन या उपयोग क्षेत्र है। बिजनेस और कॉमर्स या आपके व्यापार में उपयुक्त होता है। एजुकेशन में, शिक्षा में कि कितना यूज़ हो रहा है, कितना बजट दे रहे हैं हमें शिक्षा के प्रति, ये जो एनालिसिस किया जाता है कि जो बजट फंड हुआ है आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि कितना कहाँ ग्रोथ होना चाहिए 10th लेवल पे, 12th लेवल पे, क्या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों के लिए प्रोवाइड होगा, तो उस फील्ड में हम स्टेटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। मेडिसिन एंड हेल्थ, अब चिकित्सा हॉस्पिटल्स में जो फंड या पैसा या जो भी गणना या जो भी सांख्यिकी यूज़ होती है वहाँ पे ये प्रयुक्त होता है। गवर्नमेंट एंड प्लानिंग में, सरकार के नियोजन में जो बजट पेश होता है वो पर्टिकुलर उसमें उपयुक्त होता है स्टेटिस्टिक्स। एस्ट्रोनॉमी में, खगोल शास्त्र की बात करें, अब जो भी रिसर्च करते हैं उसमें यूज़ होता है। अकाउंटिंग एंड एक्यूरेसी में, जो परीक्षण है हमारा या डेटा लेखन होती है उसमें उपयुक्त किया जाता है आपका स्टेटिस्टिक्स। इसके एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, प्रबंधकीय निर्णय लेने में अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी का उपयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक बोल सकते हैं इसको, जो आपके मैक्सिमम ईयर में पूछा गया है। हर मतलब 10 साल की एनालिसिस करें तो उसमें से 4 साल या 5 साल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है उसके क्वेश्चन पूछने का कुछ तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, जितने भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उसके कुछ क्वेश्चन के पूछने का तरीका चेंज होगा, बट अगर वो वर्ड अगर आपको दिख रहा है और इनकेस वो जो एग्जैक्ट क्वेश्चन का समझ नहीं आ रहा है तो ये समझे कि हमने जो टॉपिक्स पढ़े उसी का आंसर वहाँ पे लिखना है, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, सेम से टॉपिक्स मिलेगा। मार्केट एनालिसिस, डिमांड फोरकास्टिंग, रिस्क एनालिसिस, डिसीजन और क्या परफॉर्मेंस कंपैरिजन, प्राइसिंग डिसीजन। हम ये बाजार विश्लेषण में ये उपयुक्त होता है, जैसे प्रबंध विभिन्न देशों के डेटा को तुलना करने, नए बाजार का चयन करने। पर्टिकुलर आप ये देख सकते हैं कि आपके जो मतलब इंडिया में यूज़ हो रहा है पर्टिकुलर कोई चीज़
और अदर देश या अदर कंट्रियों में जो कुछ जैसे कोई प्रोडक्ट की बात करें, मोबाइल फ़ोन या कार या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे यहाँ लॉन्च किया, यहाँ चल रहा है, आप इससे कंपैरिजन अदर देश के उसी सिमिलर प्रोडक्ट की करें, आप अदर देशों के मोबाइल फ़ोन से हमारे मोबाइल फ़ोन को कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या अलग चीज़ चल रही है और उसी का अपडेशन अपने इससे मतलब कंपैरिजन करके अपडेशन करेंगे हमारी चीज़ों में या हमारे मोबाइल फ़ोन में या बिजनेस माइंडसेट में। डिमांड फोरकास्टिंग, मांग का पूर्वानुमान। स्टैटिस्टिकल डेटा हेल्प्स प्रिडिक्ट प्रोडक्ट डिमांड इन डिफरेंट कंट्रीज। सांख्यिकी डेटा विभिन्न देशों में उत्पाद की मांग का अनुमान लगाने में मदद करता है कि कितना ज़्यादा प्रोडक्शन करें, कितना ज़्यादा प्रोडक्ट होगा, मतलब कितना ज़्यादा सेल आउट होगा, उसका अनुमान लगाने में हेल्प करता है। रिस्क एनालिसिस, जोखिम विश्लेषण। मैनेजर्स एनालाइज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेटा टू रिड्यूस बिजनेस रिस्क। प्रबंधक आर्थिक और राजनीतिक डेटा का उपयोग कर व्यापार जोखिम कम करते हैं। इन्वेस्टमेंट में तो पर्टिकुलर आपका जो डेटा है कि हम कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, वो जो जोखिम है, जैसे कोई प्रोडक्ट सेल आउट करने की बात करते हैं तो जैसे 100 प्रोडक्ट आपने बना के रख लिया आपके स्टॉक में और पता लग रहा है वो बिका नहीं, तो आपको उससे नुकसान हो जाएगा। तो वो एक लिमिटेड रहता है कि कम से कम एवरेज 35 से 40 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बना के रखें हमारे स्टॉक में, जिससे अगर वो नहीं भी बिका तो हमें उतनी ज़्यादा हानि नहीं होगी। तो उसका जो एनालिसिस करते हैं उसमें हम लोग इसका उपयोग करते हैं, मैनेजरियल स्टैटिस्टिक्स का। निवेश निर्णय के लिए इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स हेल्प डिसाइड वेयर इन्वेस्टमेंट विल बी प्रॉफिटेबल। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी यह तय करने में मदद करती है कि निवेश कहाँ लाभदायक होगा। पर्टिकुलर ये कंपनियां जो होती हैं वो, जैसा हम किसी भी स्टॉक मार्केट में हम जो फंड रिलीज़ करते हैं, फंड या इन्वेस्ट करते हैं कि हम किस कंपनी में कितना पैसा लगाएं जो हमें प्रॉफिट प्रदान करेगी, प्रॉफिट प्रोवाइड करेगी। तो आप जो देखते हैं कि पहले फाइंड आउट करते हैं, जो एनालिसिस करते हैं कि हमारी 4 से 5 कंपनियां ऐसी फाइंड आउट करते हैं जो सबसे टॉप रिटर्न देने वाली कंपनियां हों। जैसे आपने मान लो फिजिक्स वाला कर लिया, या अभी जैसे अनअकैडमी की बात करें, ऐसी और भी कंपनियां हैं, अडानी, TCS, ऐसी कुछ कंपनियां जो अगर शॉर्ट उसमें है आपके शेयर मार्केट में है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे पहले एनालाइज करेंगे कि मतलब 10-20 कंपनियों को लेंगे, उसमें से 5 कंपनी ऐसी एनालाइज करेंगी जो जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उस 5 कंपनियों में से आप फिर और 2 सेलेक्ट करेंगे जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रिटर्न करती है आपको, और बाकी वो 3 को पेंडिंग रख देंगे। मे बी अगर आपके पास और 2-3 कंपनी में करने का प्लान हो तो आप ये 3 पे भी कर सकते हैं, अदरवाइज 2 मेन सेलेक्ट करेंगे, तो उसमें ये एनालिसिस में हेल्पफुल होता है। परफॉर्मेंस कंपैरिजन, प्रदर्शन तुलना। कंपनीज कंपेयर परफॉर्मेंस अक्रॉस कंट्रीज फॉर इम्प्रूवमेंट। कंपनियां विभिन्न देशों में अपने प्रदर्शन की तुलना कर सुधार करती है। एग्जीबिशन जो होता है, आपने सुना होगा नाम कि एग्जीबिशन, अपनी सामान का प्रदर्शन करना, जैसे लोकल लोगों के सामने अदर कंट्रियों में कि हमारी चीज़ों में क्या चीज़ें मतलब क्या गलत है, जो फीडबैक लेना, जो कंज्यूमर से हम लोग फीडबैक लेते हैं। पर्टिकुलर फ्लिपकार्ट या किसी भी जो सेलिंग प्रोडक्ट होता है उसके लिए आप एक फीडबैक बॉक्स रहता है, आप उसमें फीडबैक देते हैं। जैसे आप लोग हमारे कमेंट में देते हैं कि हमारी क्लासेस किस टाइप की रही, सही चली नहीं चली, वो जो फीडबैक हमें प्राप्त होता है तो उसी टाइप का ही है, उससे हम अपडेशन करते हैं, तो जिससे हम इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं कि जैसे हमारी स्किल सेट में इम्प्रूवमेंट होगा या एक्सप्लेनेशन के तरीके में इम्प्रूवमेंट हुआ हो। जैसे मेरी फर्स्ट क्लास से अभी के क्लास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो वो जो अपडेशन है मेरा, वही एक हमारा एक प्रकार से एनालिसिस है या परफॉर्मेंस कंपेरिजन है कि दूसरी चीज़ों से हम कंपेरिजन करते हैं जो इम्प्रूवमेंट करते हैं या अपडेशन करते हैं। जब प्राइसिंग डिसीजन, मूल्य निर्धारण निर्णय। प्राइस डिसीजन आर टेकन बेस्ड ऑन द देशों के आय और बाजार का स्थिति आधार करते हैं। प्राइस डिसीजन आर टेकन बेस्ड ऑन इनकम एंड मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन के आधार पे कि अगर ये मंदी चल रही है तो वो सेल आउट होगा नहीं होगा, अगर ज़्यादा हाई प्राइस होगा तो वो ज़्यादा सेल आउट नहीं होगा, और अगर थोड़ा कम होगा तो वो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे, तो उसका एनालिसिस करने में ये हेल्प होती है। इसके इम्पोर्टेंस की बात करें, सिंप्लीफाइज लार्ज डेटा, बड़े आंकड़ों को सरल बनाता है। बहुत ज़्यादा बड़े अगर आंकड़े हैं तो उसे बहुत मतलब अंडरस्टैंडेबल लेवल पे रिप्रेजेंट कर देता है। हेल्प्स इन अ प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, योजना और पूर्वानुमान में सहायक होता है।
जैसे मैंने पहले से ही बताते आया और अभी बता रहा हूँ कि पुराने डेटा का एनालिसिस करके आप न्यू चीज़ों का एनालिसिस का फोरकास्टिंग पहले ही कर पाते हैं कि आगे क्या हो सकता है। प्रोवाइड साइंटिफिक बेसिस फॉर डिसीजन, निर्णयों के लिए वैज्ञानिक आधार पर प्रदान करता है। इसकी जो लिमिटेशन है वो देखें, सीमाएं, कैन नॉट गिव एग्जैक्ट रिजल्ट, ओनली अप्रोक्सीमेशन, सटीक परिणाम नहीं देता, केवल अनुमान लगा सकता है। पर्टिकुलर ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, जैसे कि 100 आउट ऑफ 100% सही हो जाए इसकी गारंटी नहीं है। जैसे मौसम संबंधी जानकारी की बात करें तो उसका एक प्रिडिक्शन दे पाता है, बस पुराने 10 सालों का डेटा को प्रिडिक्ट करता है कि आगे अगले साल किस टाइम पे पानी आएगा नहीं आएगा, मौसम कैसा रहेगा, वेदर कैसा दिखेगा, मतलब पानी वाला मौसम होगा, सनलाइट वाला होगा या नॉर्मल नमी वाला होगा, ये जो ढका हुआ मौसम बोले, इसका जो पूर्वानुमान लगाता है वो पुराने 10 साल या 5 साल का डेटा लेगा, एनालिसिस करेगा, उसके बाद इसका पूर्वानुमान लगाएगा। तो वही एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि कल पानी आएगा ही आएगा, मे बी आ जाए, बट हो सकता है जैसे हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में पानी आ जाए, इसकी 100% गारंटी नहीं है, भले 99% ये बता दे कि पानी आएगा या फिर सनलाइट रहेगी, बट हो सकता है 1% चांस ये है कि ये नहीं भी हो सकता। तो वही है, इसकी सटीकता बिल्कुल नहीं होती। मिसलीडिंग इफ डेटा इज इनकरेक्ट, गलत आंकड़ों के होने पर भ्रामक हो सकता है। जैसे मैंने एक स्टूडेंट का बताया था, एक क्लास में 10th क्लास की बात करें और पर्टिकुलर 3 प्रकार के डेटा लेते हैं हम, A B और C, जिसमें यहाँ 35% वाला बच्चा है, 60% वाला बच्चा है और यहाँ 90% वाला बच्चा है। जब हम इसका सम करेंगे तो ये समथिंग 70 समथिंग कुछ आएगा हमारा, मान लो अगर ये 70+ आएगा तो अब ये शो कर देंगे कि हमारे जो 10th क्लास के बच्चों का स्कोर रहा है 70% रहा है, पर ये एग्जैक्ट वैल्यू हमारी भ्रामक, आंकड़े बिल्कुल डिफरेंट है ना, क्योंकि कुछ बच्चे 35% वाले हैं, कुछ 60 वाले हैं और कुछ 90% वाले हैं, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वही है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू या बिल्कुल सटीक जो परिणाम है वो प्रदर्शित नहीं करता है। बात करें डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन नहीं करता है, ये सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा उसका मतलब रिप्रेजेंटेशन करता है, या आपकी जो भावनात्मक चीज़ें होती हैं उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाता है। सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की बात करें हम, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ और द टाइपिकल वैल्यू ऑफ अ डेटा सेट, इट प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ वेयर मोस्ट ऑफ द डेटा पॉइंट्स लाई। केंद्रीय प्रवृत्ति वह एकल मान है जो डेटा के पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है, यह हमें बताता है कि डेटा का मुख्य केंद्र कहाँ होगा। सीधी सी बात करें, आपका ये डायग्राम हमारा जो है दिया हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी जो वैल्यू है, जो वैल्यूएशन हो रही है, जो ग्राफ बन रहा है, वो किस और ज़्यादा झुकाव कर रहा है या कहाँ लाई कर रहा है, कहाँ ट्रेंड कर रहा है। जैसे हम बात करें मीन मीडियन मोड की, तो ये पर्टिकुलर इक्वल हैं तीनों, और अगर सिर्फ एक साइड की बात करें पॉजिटिव नेगेटिव की, आगे अभी पढ़ेंगे भी हम, अगर पर्टिकुलर 3 वैल्यू दी हुई है क्योंकि मीन मीडियन मोड, तो ये सेंटर पे है, मतलब तीनों का मान जो है इक्वल है, और अगर किसी एक का बिगड़ जाता तो ये पर्टिकुलर इस टाइप का शेप बन जाता या फिर इस टाइप का शेप बन जाता। तो मतलब ये जो ट्रेंड है कि ये किस तरफ लाई कर रहे हैं, कि अगर ये तीनों इक्वल हैं तो आपका देख रहे हो कि एक ही सेंटर पॉइंट पे हमारा कर्व जो बेल कर्व बना है सेंट्रल पे है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर ये थोड़ा सा टिल करता तो ये इस टाइप का बन जाता, ये ज़्यादा यहाँ पे झुकाव हो जाता या फिर इस टाइप का झुकाव हो जाता, और इधर पे छोटा टिल्ट हो जाता, यहाँ मीन आ जाता, तो सॉरी मीडियन आ जाता, मीन यहाँ मीडियन और यहाँ मोड, इस टाइप का चेंजेस हो जाते हैं, इसमें बहुत डिफरेंट हो जाता है। अगर उनका मान वैल्यू अगर चेंज होती तो ग्राफ भी चेंज हो जाता। टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के प्रकार की बात करें, फर्स्ट है मीन, दूसरा मीडियन और मोड, जो अभी मैं समझा रहा था। हम मीन की बात करें, माध्य जो है हमारा, अरिथमेटिक एवरेज भी बोलते हैं हमें, इस नाम से भी आ सकता है, अगर आए तो आप इसे याद रख लीजिएगा। द मीन इज द सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, इट इज़ द मोस्ट कॉमन
मेजर्स यूज्ड इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। इसका फॉर्मूला है एक्स डैश इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। यहाँ एक्स जो है हमारा वैल्यू डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ है। ये जो एक्स है हमारा टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ है और जो ये नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, मतलब अगर जैसे आपका 1 2 3 4 5 तो इनका सबका सम हमारा टोटल ऑफ वैल्यूज़ हो गया समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू, और हम नंबर ऑफ एन की बात करें तो इनके 1 2 3 4 5 ये। अभी जब इसका सम करेंगे आप 5 4 9 10 11 12 13 14 15 डिवाइड बाई 5 तो इसका जो मीन वैल्यू आएगी 3 आएगी। तो ये इसका आंसर है। ये आप रख लें याद। यह सभी डेटा के मानों का औसत है। सभी संख्याओं को जोड़कर उनकी कुल संख्या से भाग देने पर माध्य प्राप्त होता है, माध्य आ जाता है। जैसे यहाँ देख रहे हो 1 2 3 4 5 ये 2 इधर वैल्यू 2 इधर वैल्यू पर ये मिडिल वैल्यू माध्य जो है हमारी आ गई। मीडियन माध्यिका की बात करें, द मीडियन इज द middle value when the data is arranged in a ascending or descending order. It is best used when data has outliers. एक्सट्रीम हाई और लो वैल्यूज़ के लिए होता है ये। जब डेटा को बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले मान को माध्यमिक कहते हैं, या वेतन या सैलरी जैसे डेटा के लिए सबसे सटीक है। इसके अगर फॉर्मूला की बात करें, अगर नंबर ऑफ ओड हो, जब अगर नंबर जो दिया गया हो ऑड दिया हो, विषम दिया हो, विषम, तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं मीडियन का। मीडियन इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई सेकेंड वैल्यू, जो सेकेंड नंबर की वैल्यू होती है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 की वैल्यू। और जब n की वैल्यू इवन दी हो, सम दी हो, तो हम मीडियन यूज करते हैं। मीडियन इक्वल टू n बाई सेकेंड वैल्यू प्लस n बाई 2 प्लस 1 की वैल्यू डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 2 होगा। तो ये दो, एक सम विषम के लिए और ये सम के लिए, ये पर्टिकुलर आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जब वैल्यू फाइंड आउट करना हो। जैसे यहाँ की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 जो है ऑड नंबर है, तो इसमें से आप 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ फोर्थ नंबर की वैल्यू आ जाएगी आपकी, क्योंकि 8 डिवाइड बाई 4 आता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो ये 4 आ गया इसका वैल्यू। और यहाँ पे पर्टिकुलर डेटा आपका सम देगा 1 2 3 4 5 6, तो आप देखेंगे कि n 1 2 3 4 5 6 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 2, ये आप मान रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बहुलक की बात करें या मोड की, द मोड इज द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ डेटा सेट। इट इज़ वाइडली यूज इन अ मार्केटिंग टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट और ट्रेंड। वह मान वैल्यू जो डेटा के सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। इसका उपयोग फैशन या लोकप्रिय उत्पादों को जानने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये दिया हुआ है हमारा यहाँ 2 3 4 5 नहीं 2 3 4 3 5 3, तो आप देख रहे होगे यहाँ 3 का काउंट सबसे ज़्यादा हो रहा है, मतलब 3 जो है 3 बार रिपीट हो रहा है। ये जो 3 की रिपीटेशन है 3 टाइम है, मतलब जो चीज़ बार बार आ रही हो, रिपीटेशन बार बार, जिस किसी चीज़ का रिपीटेशन बार बार होता है हम उससे मोड में अलाइन करते हैं, मोड उससे रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं जो आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अर्थमेटिक मीन इंडिविजुअल की बात करें हम, इसका जो फॉर्मूला दिया हुआ है हमारा, तो ये आपकी कैलकुलेशन मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ये दिया है, ईयर्स दिए हुए हैं, प्राइस ऑफ प्राइस दिया हुआ है, जिसमें आपकी जो ईयर दिए हैं 2001 से लेकर 2010 तक दिया हुआ है, और प्राइस राइस दिए हुए हैं 40 50 55 80 58 60 75 35 45 और 52, ये पर्टिकुलर इसकी प्राइस दी हुई है राइस की। हमने इसको जब अरेंज कर दिए हैं
ईयर्स को और आपके प्राइस को हमने एक्स माना है, और जो हमारा मीन है, जो ए से डिनोट किया हमें, ये मीन है हमारा, इसको हमने एज्यूम कर लिया, माना कि आप, मैंने यहाँ 50 माना, मतलब आपके जो पुस्तक से मैंने क्वेश्चन लिया उसमें आप 50 मीन लिया है, आप 45 भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। जब आपने इसका वो दिया तो डी इक्वल टू जो आपका एक्स की वैल्यू में से ए की वैल्यू को डिवाइड किया है आपने, जो ए की वैल्यू 50 लिया है आपने, तो एक्स माइनस 50 इक्वल टू डी का वैल्यू आ गई आपकी। जब आप 50 में से 40 घटाएंगे, मतलब सॉरी 40 में से 50 घटाएंगे तो 10 आएगा, फिर आप 50 में से 50 घटाएंगे तो 0 आएगा। इस टाइप का सिमिलर करते जाएंगे हम, -5 15, तो आपका जो समीशन ऑफ डी आया 50 आया। अब जो फॉर्मूला आया एक्स मीन इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ डी डिवाइड बाई एन, तो आपने अपनी वैल्यू रखी, ए की वैल्यू 50 थी जो हमने यहाँ से ली है, 50 जो हमें समीशन ऑफ डी आया था यहाँ से, और ये जो 10 है नंबर ऑफ हमारे नंबर ऑफ ईयर्स, जो नंबर ऑफ एन की वैल्यू है हमारी, और अब इसका कैलकुलेशन किया आपने तो ₹55 आपका 55 रुपये आया है, जो आपको जो मीन कैलकुलेट किया है आपने प्राइस का, जो 10 सालों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये जो हमारा अरिथमेटिक मीन अनग्रुप्ड वाला है, इसकी बात करें हम, तो इसमें आपने देखना फाइंड एवरेज वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स। डेली वेजेस दिया हुआ है रुपए में 4, 6, 10, 11, 14, और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं 2, 1, 4, 2, 1, टोटल जो है हमारा 10 दिया हुआ है। तो अभी जब इसको हमने अरेंज किए, एक्स डेली वेजेस को हमने एक्स से डिनोट किया यहाँ पे, और नंबर ऑफ वर्कर्स को एफ से डिनोट किया, और इसका हमने एफ एक्स निकाला, क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है एवरेज वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स। तो एवरेज करने के लिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया यहाँ पे, इससे मल्टीप्लाई किया है, और इसका जब टोटल देखा, समीशन ऑफ एफ की वैल्यू 10 आई और समीशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू हमारी 90 आ गई। जो हमारा अरिथमेटिक मीन था एवरेज ऑफ वेजेस के लिए, समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समीशन ऑफ एफ दिया हुआ था, तो हमने जब वैल्यू पुट डाउन की इस फॉर्मूले में, तो 90 हमारे समीशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, और समीशन ऑफ एफ जो हमारा वर्कर्स नंबर ऑफ वर्कर्स का समीशन दिया हुआ है वो 10 है, तो हमने यहाँ पुट डाउन किया, और जब इसका कैलकुलेशन किया तो 9 रुपीज़ जो हमारा जो एवरेज वेजेस आए कि 9 रुपये पर व्यक्ति को मिल रहा है एवरेज, वो फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करें, जो फॉर्मेट ऑफ फॉलोइंग फाइंड आउट द मीन प्रॉफिट, ये हमारा प्रॉफिट पर शेयर रुपीज़ में दिया हुआ है, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, और 500 600, 600 700, 700 800, और इसका नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं कि 100 से 200 में आपने 12 शेयर्स खरीदा है, 200 300 में 20, ऐसा कंटिन्यू करते गया है, मतलब खरीदे गए हैं। अब इसको हमने जब अरेंज किया है प्रॉफिट्स, और आपकी ये मिड पॉइंट निकाल लिया हमने, दोनों का सम करके डिवाइड कर दिया है, 100 प्लस 200 डिवाइड बाई 20 किया तो आपका 150 आ गया। तो आपने नंबर ऑफ शेयर्स देखा जो एफ से डिनोट किया है, ये जो 12, 20, 18, 13, 32, 26 और 22 यहाँ से लिया। अब आपने इसका दोनों का मीन प्रॉफिट गेन करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जो एफ एक्स की वैल्यू होगी, और हमने जब यहाँ पे फाइंड आउट किया जो एफ एक्स मल्टीप्लाई कर दिया है एक्स से एफ को, तो एफ एक्स की वैल्यू आती गई, और जब इसका आपने समीशन किया समीशन ऑफ एफ एक्स तो 77,600 रुपये आया, और समीशन ऑफ एफ किया तो 160 आया, इनका टोटल किया और इनका टोटल कर दिया, मतलब एफ एक्स का टोटल और एफ का टोटल करा, तो समीशन ऑफ एफ और समीशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आ गई। हमारे एक्स जो मीन है एक्स डेज, उसकी वैल्यू के लिए हमने समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समीशन ऑफ एफ की जो फॉर्मूला है उसमें अपने वैल्यू पुट डाउन की टेबल से 77,600 डिवाइड बाई 160 तो इक्वल टू 485 आपका आंसर आ गया, या मीन वैल्यू आ गई। मोड इंडिविजुअल की बात करें तो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोड इंडिविजुअल। इसमें हमारा ये सीरियल नंबर दिए हुए हैं
to 5 and 6 to 10, तो जिसको हमने अरेंज किया, आपका नंबर दिया है और इनकी इनकम दी हुई है। तो ये इनकम को हमने अरेंज किया है टेबल में 10, 15, 18, 20, 24, 27 और 32, ये आपकी जो इनकम है। अब यहाँ एक्यूरेसी देखना है कि पर्टिकुलर जो 10 लोग हैं उसमें से कितने लोगों की ज़्यादा रिपीटिशन हुई है, मतलब कितने ज़्यादा सैलरी सिमिलर आई है। जैसे हम 10 की बात करें तो सिर्फ एक ही ऐसा एम्प्लॉय है जिसका 10 रुपये सैलरी है, 15 रुपये वाले की भी एक है, 18 रुपये वाले की बात करें तो 2 है ऐसे। जैसे यहाँ एक ये हो गया, दूसरा ये, 2 एम्प्लॉय ऐसे थे जिनका सैलरी रेंज सेम है 18 रुपये। 20 वाला एक ही है, 24 वाला भी एक ही है, 27 वाले 3 हैं, 1, 2 और ये 3। 27 रुपये लेने वाले हमारे जो एम्प्लॉई हैं वो 3 हैं, इसका बहुलक जिसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल मोड ऑफ इंडिविजुअल। 32 रुपये वाले भी एक हैं, तो टोटल जो है हमारे 10 हैं। और सिंस द आइटम 27 एक्योर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स 3, हेंस द मॉडल इनकम इज़ 27। मतलब हमारे जो टोटल बहुलक की बात करें, जो बहुत ज़्यादा बात रिपीटेड हो रहा है या बहुत ज़्यादा ऐसे एम्प्लॉई हैं जिनका सिमिलर मतलब सेम सैलरी आ रही है, वो 3 लोग हैं। क्या हमारे न्यूमेरिकल ख़त्म होते हैं, हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नया टॉपिक हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा मेजर्स द एवरेज डिस्टेंस of each data point from the mean. A low standard deviation means data is clustered close to the average. High standard deviation means data is spread out, high risk variance. मानक विचलन यह मापता है कि डेटा के अंक माध्य से कितने दूर हैं। यह व्यावसायिक जोखिम बिजनेस रिस्क मापने का सबसे सटीक तरीका है। पर्टिकुलर आपका एक डेटा दिया हुआ है कि आपने देखा कि जनवरी माह, फरवरी माह, मार्च माह और अप्रैल की बात करें, ये 3 मंथ हैं, तो आप सीधे ये देख पाएंगे कि किस टाइप का कर्व चल रहा है। आप देख रहे होंगे पॉइंट है आपके, ये जनवरी का, ये आपके फरवरी का, ये आपके मार्च का और ये आपके अप्रैल का, इस टाइप का ये कर्व बना हुआ है हमारा। तो देख रहे हैं आप कि ये अप्रैल वाले में सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपकी ये जो मंथ दिए हुए हैं और ये आपकी सेल आउट हुआ है। अब अगर बिजनेस पर्पज से सोचें तो अगर एक कंपनी में ये कोई प्रोडक्ट है जो पर्टिकुलर किस माह में सबसे ज़्यादा सेल आउट हुआ है, तो बात करें अप्रैल माह में सबसे ज़्यादा सेल आउट हुआ है तो हमारा प्रोडक्ट है, उसके बाद उससे कम मार्च में हुआ है, उसके बाद फरवरी में और फिर जनवरी में। ये जो हम एनालिसिस कर पा रहे हैं या जो वेरिएशन है कि जनवरी से अप्रैल में कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है, तो वही हम मानक विचलन में देखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन में देख रहे हैं कि ये एक तरफा कर्व आगे चलते जा रहा है कि हमारा जनवरी में कम बिका, उसके बाद फरवरी में ज़्यादा बिका, फिर मार्च में, फिर अप्रैल में। तो जो भी मतलब अंतर है, जो भी विचलन हो रहा है, मानक विचलन हो रहा है, जो भी परिवर्तन है, देखो ये विचलन आ रहा है हमारा, ये हो सकता है अगले साल अगले मंथ और कम हो जाए, तो ये जो परिवर्तन या विचलन है वही हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। इसकी बात करें हम स्टैंडर्ड डेविएशन के अनग्रुप डेटा की बात करें, फॉर्मूला है जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट समेशन ऑफ x माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n, जहाँ पे आपका एक्स डैश जो है हमारा मीन है या एवरेज है और n जो है टोटल वैल्यूज़ है हमारी, और जो x माइनस एक्स डैश का स्क्वायर है वो डेविएशन और स्क्वायर का टोटल है। मतलब जो हमारा ये वैल्यू ये जो हुई है ना, जो विचलन हुआ है उसका होल स्क्वायर है, उसकी वैल्यू है स्क्वायर का टोटल। स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रुप डेटा की बात करें हम, तो ये जो फॉर्मूला अगर ये याद रहेगा आपको तो आप इजी वे में जो कोई भी न्यूमेरिकल आएंगे तो वो बस वैल्यू पुट करना है। एक्स की वैल्यू मीन, ये जो एक्स है आपका मीन दिया हुआ है, एन जो है नंबर ऑफ वैल्यूज़ दी हुई होगी, और एक्स माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर निकाल लेंगे तो उसका जो डेटा दिया होगा कि आप कितना विचलन हुआ, कितना डेविएशन हुआ है, वो आप पुट डाउन करेंगे और आपकी वैल्यू हो जाएगी। वैसे यहाँ पे दिया है एच डी का फॉर्मूला समेशन अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ। यहाँ जो एफ है फ्रिक्वेंसी है हमारी, एफ इक्वल टू फ्रिक्वेंसी, एक्स क्लास मिड पॉइंट है, यहाँ जो एक्स है हमारा मिड पॉइंट है, और समेशन ऑफ एफ है जो टोटल फ्रिक्वेंसी है।
कॉफिशिएंट वेरिएशन की बात करें, कॉफिशिएंट वेरिएशन का डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन इज द कॉफिशिएंट वेरिएशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट शोज द रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन। इट टेल्स अस हाउ मच वेरिएशन एग्जिस्ट इन रिलेशन टू द एवरेज वैल्यू। परिभाषा हिंदी की बात करें, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक सांख्यिकीय मान है जो यह बताता है कि मीन और के मुकाबले स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, या डेटा में सापेक्ष परिवर्तन दिखाता है। पर्टिकुलर मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना परिवर्तन हो रहा है, कि मीन पर्टिकुलर बीच में कोई माध्य मतलब 5 वैल्यू में से थर्ड वैल्यू जो है हमारी मीन हो गई, और स्टैंडर्ड डेविएशन में इससे भी कितना ज़्यादा अंतर आ रहा है, उसका मापन हम कोफिशिएंट वेरिएशन से करते हैं। इसका जो फॉर्मूला दिया हुआ है, कोफिशिएंट वेरिएशन CV इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम सिग्मा से डिनोट करते हैं डिवाइड बाई मीन इंटू 100। जहाँ जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो मानक विचलन है हमारा सिग्मा, एक्स मीन मतलब एक्स मीन जो औसत है, और इंटू 100 जो परसेंटेज में बदलने के लिए उपयुक्त हो रहा है। ये हमारा कोफिशिएंट वेरिएशन है, मतलब औसत वैल्यू से स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब मीन, हाँ औसत वैल्यू से स्टैंडर्ड वेरिएशन में कितना ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है उसको चेकआउट करने के लिए। कोफिशिएंट वेरिएशन के जो एडवांटेज की बात करें, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट यूनिट, दो चीज़ों की कंपैरिजन में, आप जैसे बताया मैंने, मानक विचलन एक चीज़ हो गई और दूसरा डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दो चीज़ों में कंपैरिजन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं कि कितना ज़्यादा परिवर्तन है, दो चीज़ों का अंतराल, कि मुझसे कितना ज़्यादा, जैसे जनवरी से फरवरी में कितना ज़्यादा बिका। जैसे मैं बात करूँ कि जैसे दो लड़कों में अगर कंपैरिजन कर रहे हैं आप कि ये कितना बड़ा है, किससे कितना बड़ा है, या कितने साल का बड़ा है, तो वो जो कंपैरिजन हो रहा है उसमें हेल्पफुल होता है। कंपेयरिंग हाइट इन सेंटीमीटर और वेट, एग्जांपल दिया था। रिलेटिव मेजर्स, सापेक्ष माप, इट गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ रिस्क कंसिस्टेंसी देन स्टैंडर्ड डेविएशन अलोन। कंसिस्टेंसी एनालिसिस के लिए, निरंतरता का विश्लेषण करने के लिए लोअर CV इंडिकेट्स मोर कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी इन द डेटा। अब इसकी डिसएडवांटेज की बात करें, जो नुकसान है हमारे, मीनिंगलेस व्हेन मीन साइज इज 0, जब मीन साइज हमारा 0 होता है तो मीनिंगलेस होता है। इफ द मीन इज 0 और क्लोज टू द 0, CV अप्रोचेस इन्फिनिटी और बिकम्स अ यूजलेस, ये यूजलेस होगा। सेंसिटिव और स्मॉल चेंजेस, छोटे बदलावों के प्रति संवेदनशील होता है। छोटा सा भी बदलाव, जैसे मैंने बताया था आपको कि 3 क्लास के एक बच्चों का आपने डेटा उठाया, और अगर तीनों के ग्रुपिंग का एक छोटा सा भी बदलाव कर दिया आपने, मतलब 3 सैंपल लिए A, B और C, अगर इन तीनों से आपने 20, 40, 60 अगर इसका वैल्यूएशन करेंगे तो कुछ और परसेंट, मतलब A आंसर आया, बट अगर थोड़ा सा भी चेंज यहाँ 10 कर दिए तो इसका आंसर आपको पूरा चेंज हो जाएगा और B आ जाएगा। तो ये जो परिवर्तन है, ये इसकी लिमिटेशन या डिसएडवांटेज है। रिक्वायर्स रेशियो स्केल, अनुपात पैमाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें पर्टिकुलर पैमाना आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। इट डजंट वर्क वेल विद डेटा लाइक क्लासिस सेल्सियस टेम्परेचर वेयर 0 इज आर्बिटरी, मतलब सेल्सियस में 0 टेम्परेचर है तो क्या ही बताएगा कितना मापन है, कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएगा। कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके 4 से 5 बार पूछ चुके गए हैं आपके एग्जाम में। जो हम अभी पढ़ रहे थे उसका ये एक ही क्वेश्चन है। कैलकुलेट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट वेरिएशन फॉर प्रॉफिट दिया हुआ है 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50 और 50, 60। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पक्का एक ना एक क्वेश्चन, या इस टाइप का एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। फ्रिक्वेंसी 8, 12, 20, 30, 20, 10, ये क्लास A जो है हमारी पर्टिकुलर जो इसके प्रॉफिट दिए हुए हैं उसको अरेंज कर दिए। फ्रिक्वेंसी ऐप से हमने इसकी जो फ्रिक्वेंसी दी हुई है उसको अरेंज कर दिए। मिड पॉइंट निकाल दिए 10/2, 2 इनका प्लस करके, तो आपकी ये मिड वैल्यू आ गई। इनका आपस में प्लस करके 2 कराए, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, तो आपकी मिड पॉइंट आ गई M। जब हमने डेविएशन निकालने के लिए M-A, जो हमने A एज्यूम किया एक वैल्यू, जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है 30, 40 में से, यानी 35 होगा यहाँ, क्योंकि इसका जो अब मीन निकालेंगे तो 30 डिवाइड बाई 30 + 40 डिवाइड बाई 2, 70/2 मतलब 35 आया आपका। ये मीन A की वैल्यू आ गई, ये A की वैल्यू बोल सकते हैं।
जब आप d इक्वल टू m माइनस ए डिवाइड बाई आई किया तो नंबर ऑफ जो हमारे नंबर ऑफ वो हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये 6, आई की वैल्यू यहाँ पे 6 है। आपने जब m और a की वैल्यू रखी वहाँ पे, जो m की वैल्यू ये दी हुई है, a की वैल्यू ये दी हुई है, और आपने जो m माइनस ए डिवाइड बाई आई जो हमारा 6 दिया हुआ है इसका कैलकुलेशन किया तो -3 -2 -1 0 1 2 ये वैल्यू आ गई आपकी d की। जब आपको कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में fd का उपयुक्त किया जाता है, जो हमारा मीन माइनस जो डेविएशन जो परिवर्तन है हमारे मीन से, उसके लिए हमने अपने d को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी था। जब fd फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाइड डेविएशन और फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाइड डेविएशन स्क्वायर को फाइंड आउट किया, मतलब d से आपने f इससे इसका मल्टीप्लाई किया और इससे ही आपने एफ डी स्क्वायर डी स्क्वायर इसका स्क्वायर का मतलब -3 का स्क्वायर इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो -24 72 -24 48 एफ डी और एफ डी स्क्वायर, ये एफ दिया हुआ है, ये डी की वैल्यू दी हुई है, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करा तो एफ डी आ गया। एफ और डी के होल स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन किया तो आपका एफ डी स्क्वायर आ गया। अब इसका आपने समीशन किया तो समीशन ऑफ एफ डी आपस में जोड़ने पर आपको समीशन ऑफ एफ डी आ गया, और समीशन ऑफ एफ डी स्क्वायर की ऑल वैल्यूज़ को ऐड ऑन करने के बाद आया। अब मीन का फॉर्मूला दिया था एक्स इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी डिवाइड बाई एन इंटू आई, आपने फार्मूला में वैल्यू पुट डाउन की 32.2 वैल्यू आ गई। आपने स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारा हमने पहले भी पढ़ा था आई इंटू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस एफ डी समेशन ऑफ एफ डी डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट डाउन की तो आपकी आंसर जो है 13.86 आ गया। और कोफिशिएंट वेरिएशन था सिग्मा डिवाइड बाई एक्स डेक्स इंटू 100, और आपने इसमें जब अपनी वैल्यू, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, मीन निकाल लिया, तो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई मीन आया इंटू 100, तो आपकी वैल्यू आ गई 43.04%। तो ये आपका एग्जैक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और या न्यूमेरिकल बोले जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। कोरिलेशन एनालिसिस की बात करें, सहसंबंध विश्लेषण की बात करें, तो इसका वो देखते हैं हम लोग। कोरिलेशन एनालिसिस सहसंबंध विश्लेषण डेफिनेशन है, कोरिलेशन एनालिसिस इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। सहसंबंध विश्लेषण वह सांख्यिकी विधि है जिससे दो शेयर के बीच संबंध की दिशा और तीव्रता को मापा जाता है। हम इजी एग्जांपल से समझे इसे, क्योंकि ये थोड़ी साइंटिफिक हो गई है, मतलब बहुत कैलकुलेटिव टाइप की हो गई है, कि आप अगर एक स्टूडेंट की बात करें, वो अपना अगर टाइम बहुत अच्छा टाइम दे के पढ़ाई कर रहा है, जैसे 6 घंटे पढ़ाई कर रहा है, तो उसका जो दो वैल्यू है, एक स्टडी टाइम और उसके स्कोर मार्क्स, ये डिपेंडेंट करता है उसके स्कोर पे, एग्ज़ाम का स्कोर पे। अगर वो 6 आवर्स स्टडी करेगा तो उसका स्कोर 90% प्लस के चांस रहेंगे। अदरवाइज़ वो अगर 2 आवर्स पढ़ रहा है तो वो पासिंग मार्क्स ले आएगा बस, मतलब 40% या 50% के इर्द गिर्द। तो पर्टिकुलर जो देख रहे हो आप, अगर आपकी टाइमिंग बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा 2 चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा है, मतलब डिपेंडेंसी हो रही है। अगर आप स्टडी टाइम बढ़ा रहे हैं, जैसे 6 घंटे आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा बूस्ट होगा, बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास आउट होंगे। और अगर आप सिर्फ 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो हो सकता है सिर्फ आप पासिंग मार्क्स लाएं। जैसे वही हम आज मैराथन देख रहे हैं, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आए हैं, तो आपके पास पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, इतनी तो एक्यूरेसी होगी। बट आपने अगर पुराने 10 वीडियो तो हमारे प्लेलिस्ट में डली है, अगर वो पूरी प्रॉपर वे में आपने अटेंड की है, तो आप देखेंगे कि वो बच्चे बहुत अच्छे और स्ट्रेस फ्री होकर आज के कल के, मतलब हमारे जो एग्ज़ाम है 6 तारीख को, उसमें आप अच्छे से उसका कैलकुलेशन और एनालिसिस, मतलब आंसर राइटिंग करके आएंगे। और सिर्फ ये एक वीडियो से देख के जाएंगे तो मे भी हो सकता है कि वो 10 वीडियो देख के जाने के कंपेरिजन में कम आंसर लिख के आएँ। तो वही है हमारा कि जो अगर कम टाइम में ज़्यादा चीज़ नहीं मिल सकती, ज़्यादा उसके लिए पर्टिकुलर टाइम भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आपस में डिपेंडेंसी है वो।
स्क्यूनेस है पर्टिकुलर जो हम बात कर रहे थे उसको एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। स्क्यूनेस इज द मेजर ऑफ द सिमेट्री ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। इट टेल्स अस वेदर द डेटा इज स्प्रेड आउट मोर ऑन वन साइड ऑफ द मीन देन द अदर। स्क्यूनेस मतलब एक डेटा का कितना असंतुलन है, यह हमें बताता है कि डेटा झुकाव किस दिशा में है, बाएं या दाएं। 3 मेन टाइप्स हैं इसके, पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस और जीरो स्क्यूनेस। ये पर्टिकुलर हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव और राइट स्क्यू मतलब पर्टिकुलर दिया हुआ है। राइट स्क्यू ये दिया है जो पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव साइड, मतलब नेगेटिव साइड, और ये हमारा जीरो वाला क्या नेगेटिव जीरो स्क्यूनेस, जिसमें मीन मीडियन मोड सब इक्वल हैं, किसी साइड भी झुकाव नहीं है। जीरो स्क्यूनेस वाले में सब ऑल इक्वल हैं, किसी एक साइड भी टिल्ट नहीं हुआ है। बट राइट साइड वाले जो हमारा ये पॉजिटिव वाला है इसमें राइट साइड में टिल्ट हुआ है हमारा मीन और मीडियन। मोड तो हमेशा बीच में ही होता है, और यहाँ लेफ्ट साइड में मीन और मीडियन जो है टिल्ट हुआ है, मतलब विचलित हुआ है। तो ये हमारे स्क्यूनेस टॉपिक था, जो इसके 3 टाइप्स थे, जो है हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, या राइट स्क्यूड बोले, लेफ्ट स्क्यूड बोले, ये 3 है। या बेल कर्व जो हमारा जीरो वाला है, इसको हम बेल कर्व भी कहते हैं। तो ये 3 टाइप्स हमारे कंप्लीट होते हैं स्क्यूनेस के। कर्टोसिस की बात करें हम, कर्टोसिस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है हमेशा। कर्टोसिस इज अ स्टैटिकल measure that defines how peaked or flat probability distribution is, while skewness measures of the lean left right. Kurtosis measures the thickness of the tails. It tells you if your data has a lot of outliers, extreme value, or if it is mostly concentrated around the center. Concentrate समय से वो कर्टोसिस कुकुदता यह मापता है कि डेटा का ग्राफ कितना नुकीला या पॉइंटेड है, या कितना चपटा या फ्लैट है। यह हमें बताता है कि डेटा के किनारे टेल्स पर कितनी वैल्यूज़ हैं, क्या डेटा में बहुत ज़्यादा बाहरी मान आउटलायर्स हैं, या सारा डेटा केंद्र पर पास ही है। ये आपका ग्राफ बना हुआ है, तो पर्टिकुलर ये जो पॉइंट है कि ये कितना ज़्यादा विचलित है एक से दूसरे में, ये कितना ज़्यादा एक झुकाव नहीं है, मतलब ये पर्टिकुलर मिड पॉइंट हो गया। पर अगर आप ऐसे की बात करें या ऐसे की बात करें तो कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ है एक पॉइंट से दूसरा डेटा पॉइंट। तो वही हमारा इसका फॉर्मूला है पॉपुलेशन कर्टोसिस की, β2 इक्वल टू म्यू 4 डिवाइड बाई सिग्मा की पावर 4। ये हमारा दिया हुआ है पर्टिकुलर डेटा, शायद यहाँ 2 होगा। तो म्यू 4 इक्वल टू हमारा दिया हुआ है फोर्थ सेंट्रल मोमेंट, सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है जिसकी सेकेंड्स वैल्यू है। ये हमारा फॉर्मूला है। एक एग्जांपल देखते हैं इसका हम। कैलकुलेशन दिया हुआ, मतलब हमको इसमें फाइंड आउट करना है लेकिन द मोस्ट 4 मोमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड फाइंड आउट V1 एंड V2। V1 V2 फाइंड आउट करना है कि हमारे वेटेज दिया हुआ है किलोग्राम में। एक्स की वैल्यू दी हुई है, ये एफ की वैल्यू दी हुई फ्रिक्वेंसी जो हमारे वर्कर हैं उसको हमने एफ से डिनोट किया, या वेटेज जो है हमारा वेट एक्स से डिनोट किया है। कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट हमने यहाँ हमें मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये एफ एक्स दिया हुआ है, हमने मतलब फाइंड आउट किया है इससे मल्टीप्लाई करके। डी मैंने अभी जस्ट समझाया था कि एक्स माइनस एक्स मीन आपकी एक वैल्यू होगी, उससे आप एक्स की वैल्यू से एक्स मीन घटाएंगे तो आपका डी की वैल्यू आ जाएगी।
आप एफ और डी, ये एफ और ये एफ है आपका और ये डी, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एफ डी स्क्वायर, एफ डी क्यूब, एफ डी की पावर 4, ऐसे आप इनका समेशन कर देंगे। एफ डी इक्वल टू 0, एफ डी स्क्वायर 938, ये पर्टिकुलर इनकी कैलकुलेशन करेंगे और सम करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो एक्स मीन का वैल्यू हमने निकाले टोटल में से, जो हमारा दिया हुआ समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई 44, हमारा समेशन ऑफ जो वर्कर्स की फ्रिक्वेंसी दी हुई थी उसमें से 65, म्यू वन फाइंड आउट किया, समेशन ऑफ एफ डी डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ, इसका वैल्यू आया 0, एम टू जो हमारा एम टू म्यू टू फाइंड आउट किया हमने, समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ, जब इसकी वैल्यू पुट डाउन की तो 21.32 जो है आपकी आंसर आ गया। म्यू थ्री समेशन ऑफ एफ डी क्यूब डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ इक्वल टू, इसकी जब वैल्यू पुट डाउन की तो 172.9 आया, और एम फोर सिमिलर ऐसे किए तो इसकी वैल्यू 2695.68 आई। इसका जब आपने वैल्यू रखे बीटा वन इक्वल टू म्यू थ्री स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू टू क्यूब, और जब इसके आप यहाँ से आपने जो निकाले हमने आपकी एम फोर, एम थ्री, एम म्यू वन, म्यू टू, म्यू फोर, म्यू थ्री, इसकी वैल्यू जो निकाले आपने पुट डाउन की बीटा वन में तो आपकी वैल्यू आ गई 5.9, और बीटा टू में रखे आपने जब कि म्यू फोर डिवाइड बाई म्यू टू का स्क्वायर तो आपकी वैल्यू आ गई, सॉरी इसकी वैल्यू 3.1 है और यहाँ 5.9 है, तो म्यू बीटा वन की वैल्यू आपकी 3.1 एंड बीटा टू की वैल्यू 5.9 आ गई। ये तो पर्टिकुलर ये हमारा एक फार्मूला था, ये थोड़ा बहुत लेंदी टाइप का है बट ट्राई करना कि समझ आ जाए, अदरवाइज थ्योरेटिकल ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कर लेना। रिग्रेशन एनालिसिस की बात करें हम, regression analysis is the statistical method used to determine the relationship between a dependent variable targeted and one or more independent variables predict. It helps us understand how the value of the dependent variable change when any one of the independent variables is varied. Regression analysis एक सांख्यिकी तरीका है जिसका उपयोग एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। क्या हमें यह समझाने में मदद करता है कि जब किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बदला जाता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल के मान में क्या बदलाव आता है। y इक्वल टू उसका जो फॉर्मूला है एक a प्लस बी एक्स प्लस एप्सिलॉन, हम एप्सिलॉन को इससे भी डिनोट करते हैं। इसका एक एग्जांपल लें जो मैंने अभी जस्ट समझाया था कि पर्टिकुलर अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर बहुत अच्छा टाइम दे रहा है अपनी पढ़ाई के लिए तो उसकी स्कोर भी हाई होगा, और अगर वो कम दे रहा है तो वो फेल हो जाएगा या फिर कम मार्क्स लाएगा। जिसका बहुत से एग्जांपल है कि टाइम डिपेंडेंट बाई डिपेंडेंसी है एक स्कोर पे। यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल y को डिनोट किया है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ a जो है इंटरसेप्ट है, स्थिरांक है, b स्लोप या कोफिशिएंट है, झुकाव कितना झुकाव हो रहा है, और जो एप्सिलॉन है हमारी जो त्रुटियाँ होती हैं वो है। इसके एप्लीकेशंस की बात करें प्रेडिक्टिव एनालिसिस, ट्रेंड फोरकास्टिंग, रिसोर्स एलोकेशन, रिस्क असेसमेंट, पर्टिकुलर ये हमारे एप्लीकेशन है जो हम प्रयुक्त करते हैं प्रेडिक्ट एनालिसिस, पूर्वानुमान लगाने के लिए कि क्या चीज़ होगी, जैसे प्रिडिक्टिंग फ्यूचर सेल्स, स्टॉक प्राइसेस, इकोनॉमिक ग्रोथ। ट्रेंड एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस ग्रोइंग, डिक्लाइनिंग और टाइम, मतलब समझना कि समय के साथ व्यवसाय बढ़ रहा है या घट रहा है। प्रॉफिट एनालिसिस करने के बाद पता लगेगा कि अगर प्रॉफिट हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, अच्छा प्रॉफिट है तो और चीज़ें बढ़ाएं, मतलब व्यवसाय बढ़ेगा, अदरवाइज घटते जाएगा। वही एनालिसिस करने में। रिसोर्स एलोकेशन में संसाधन का आवंटन करने में, जैसे यह तय करना कि विज्ञापन या कीमत में से किसका सफलता पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है।
कि कितना ज़्यादा अगर एडवर्टाइजमेंट करने से लोगों को पता चलेगा तभी सामान बिकेगा, तो वो जो एनालिसिस करते हैं उसमें उपयुक्त होता है ये। जोखिम मूल्यांकन में उपयुक्त होता है, ये हमारे टाइप्स हैं, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो है टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस की बात करें तो क्वांटिटेटिव टाइम सीरीज एनालिसिस इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट डील्स विद टाइम सीरीज डेटा और ट्रेंड एनालिसिस। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग पास्ट डेटा पॉइंट टू फोरकास्ट फ्यूचर इवेंट। यहाँ हमारा फोरकास्टिंग भी था। पर्टिकुलर टाइम सीरीज एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग है, जो पुराने, सीधे से आपको समझा दूं मैं तो ये है कि पुराने जो परिवर्तन है हमारे, जो 10 साल पहले चीज़ें होती थी और 10 साल बाद जो परिवर्तन हुआ है, वो अगर थोड़ा धीरे धीरे परिवर्तन हो या सडनली परिवर्तन हुआ हो, जैसे वॉल्केनोज वगैरह आते हैं कि पूरा अस्त व्यस्त चीज़ें हो जाती हैं, तो वो एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, पर्टिकुलर एकदम से होने वाली प्रक्रिया है। और अगर भूमि क्षरण की बात करें, जो अगर किसी, जैसे हम नदी तालाब के किनारे देखते हैं कि भूमि का क्षरण होते रहता है, जो कटाव होते रहता है, तो वो धीरे, एक बहुत लंबी प्रोसेस है, वो एक ही दिन में नहीं हो जाएगी, 1 साल 2 साल 3 साल। वो जो परिवर्तन हो रहा है टाइम के साथ, जो परिवर्तन हो रहा है, वो उसी को हम टाइम सीरीज एनालिसिस की कैटेगरी में अलाइन करते हैं। और जो फोरकास्टिंग की बात करें कि पूर्वानुमान लगाना, जैसे मैंने बताया था आपको कि मौसम संबंधी जानकारी के लिए आप पुराने 5 साल का डेटा उठाते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या साल में क्या होने वाला है। तो यही हमारा इसका कि समय श्रृंखला विश्लेषण, ये एक सांख्यिकी तकनीक है जो समय के अंतराल पर एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण करती है। इसका मुख्य उद्देश्य पिछले डेटा के आधार पर भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना है। इस धारणा पर आधारित कि अतीत के पैटर्न भविष्य में भी दोहराए जा सकते हैं, वही जो मैंने अभी समझाया। कंपोनेंट्स की बात करें टाइम सीरीज की, इसके 4 कंपोनेंट्स हमारे सेक्युलर ट्रेंड्स है, दीर्घकालिक रुझान, द लॉन्ग टर्म इंक्रीज और डिक्रीज इन द डेटा ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ईयर्स ऑफ डिकेज, जो मैंने बताया अभी कि मैंने भूमि क्षरण का एग्जांपल दिया था, जैसे लंबे समय, वर्षों तक, दशकों में डेटा में होने वाली वृद्धि, या जैसे गिरावट, जैसे जो हमारा पॉपुलेशन की बात करें तो वो एकदम से एक ही दिन में पॉपुलेशन नहीं हो गई, पर्टिकुलर कई दशक लग गए उसको इतना बड़ा होते तक, इतने करोड़ों में होते तक, क्योंकि 1 हुआ, 1 से 4 हुए, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 2 से 6, 4 से 6, 6 से 8, ऐसे जो बढ़ते गई एक प्रक्रिया निरंतर कंटिन्यूस चलती रही। इसको पता नहीं कितने दशकों लग गए, उसके बाद इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ी। तो ये दशकों की जो संख्या है हमारा, ये सेक्युलर ट्रेंड है, दीर्घकालिक रुझान है। ये जैसे उदाहरण की जनसंख्या वृद्धि हो गई। सीजनल वेरिएशन, मौसमी परिवर्तन, इसकी बात करें तो एग्जाम्पल है हमारा इंक्रीज आइसक्रीम सेल्स इन अ समर। अभी अगर समर आई चल रहा है हमारा, तो समर में जो आइसक्रीम की जो डिमांड बढ़ जाती है और सेल्स बढ़ जाती है, तो वो एक रुझान है हमारा इसके टाइम सीरीज़ के मतलब टाइम परिवर्तन के अनुसार, कि अगर ठंड का मौसम होगा तो गर्म कपड़े बिकेंगे, गर्मी का मौसम होगा तो जो थोड़े सूती टाइप के या ठंडे कपड़े टाइप के जो पतले वस्त्र हैं वो ज़्यादा बिकेंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम लाइन चीज़ें परिवर्तित होंगी, वही हम इसका एनालिसिस करते हैं। साइक्लिक वेरिएशन, चक्री परिवर्तन, चढ़ाव जो आमतौर पर 1 वर्ष के अधिक समय पर तक चलते हैं, जैसे व्यापार चक्र, तेज़ी से बढ़ना और मंदी होना, ये साइक्लिक वेरिएशन है। जैसे अभी हमारा सोना चांदी के जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं कि कभी हाई हो जाता है, कभी एकदम से 2 घंटे बाद न्यूज़ आती है कि आपका सोना 10,000 रुपये सस्ता हुआ है, चांदी 20,000 रुपये सस्ती हुई है। जैसे चांदी एकदम से 4,000 गई थी 2,2827 रुपये, अभी 3,000 रुपये, मतलब उसका डाउन हुआ वैल्यूज़ और कम हो गई, 2,700 कुछ समथिंग चल रही है पर ग्राम के हिसाब से, 10 ग्राम 8-10 ग्राम के हिसाब से। तो वो जो कभी एकदम से तेज़ी से वैल्यू हाइक होना और डाउनफॉल आना, जो परिवर्तन हो रहा है, वही हमारा साइक्लिक वेरिएशन की कैटेगरी में आता है। और इरेगुलर वेरिएशन, अनियमित परिवर्तन की बात करें तो यह अप्रत्याशित या आकस्मिक हलचल है, जैसे बाढ़, हड़ताल, इस टाइप की चीज़ें जो हो जाती है। बाढ़ आएगी तो अनियमित है, किसी का कोई नियम नहीं कब आ जाए और सब बहा के सब नष्ट करके ले गई। तो वही हमारे ये टाइम सीरीज एनालिसिस की कैटेगरी में आते हैं, जो हमारे कंपोनेंट्स हैं हमारे। बात करें हम प्रोबेबिलिटी की पहले डेफिनेशन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी इज द मेजर्स ऑफ द लाइक्लीहुड दैट एन इवेंट विल ऑक्योर
it is quantified as a number between 0 and 1, where 0 indicates impossibility and 1 indicates certainty. हिंदी में बात करें, प्रायिकता का अर्थ है किसी घटना के घटने की संभावना। इसे 0 और 1 से प्रदर्शित करते हैं या बीच मापा जाता है। अगर प्रायिकता 0 है तो मतलब वो काम नहीं होगा, और अगर 1 है तो वो निश्चित रूप से होगा। मतलब प्रायिकता किसी भी चीज़ के होने की संभावना कि कितने % होगी या नहीं होगी। अगर होगा, किसी भी चीज़ के होने की प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, तो वो 1 होगा। अगर किसी भी चीज़ के होने की प्रायिकता नहीं है, मतलब वो नहीं हो सकती वो चीज़ें, तो वो 0 होगी। जैसे आपने एग्जांपल दें कि आप फ्लिपकार्ट में आपने कोई सामान को ऑर्डर कराया, अगर आपको वो जैसी ऑर्डर हो गया और आपने देखा कि वो आपको पसंद आ गया, मतलब प्रॉपर वे में जो आप सेटिस्फाइंग डिलीवरी हो गई, तो आप देखेंगे कि इसका प्रायिकता जो थी 1 हो गई। और अगर आपको मज़ा नहीं आया उस चीज़ में, प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत बेकार आई, तो आपने उसे वापस कर दिया, तो वो चीज़ अच्छी नहीं हुई, तो उसे आप 0 काउंट में दे देंगे कि पॉसिबिलिटी आपने जो सोचा था कि मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा, अगर अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है तो उसकी प्रायिकता जो संभावना है वो 1 हो गई, और नहीं होने की संभावना कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट नहीं निकला तो वो 0 हो गई। तो वही है किसी भी चीज़ के होने की और ना होने की संभावना। इसकी फॉर्मूला की बात करें, P = नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जैसे हम एक सिक्के की बात करें, सबसे बहुत ईजी और ईजी एग्जांपल यही है कि आप सिक्का उछालते हैं, तो देखा होगा आपने कि सिक्का के उछालने पे परिणाम आने की संभावना 2 होती है टोटल। नंबर ऑफ टोटल की बात करें, नंबर ऑफ टोटल एक्योर की बात करें तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही है। और पॉसिबिलिटी क्या है कि सिर्फ या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल परिणाम 2 होंगे, बट एक टाइम पे कोई एक ही परिणाम हो सकता है। तो वही है एग्जांपल कि हमारा ये जो फॉर्मूला में यूज़ हो रहा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल या तो हेड आएगा या टेल आएगा, कोई एक आएगा, एकदम से 2 नहीं आएंगे। और टोटल आउटकम्स कितने होंगे हमारे, हेड और टेल। यही है हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इज अ स्टैटिस्टिकल फंक्शंस दैट डिस्क्राइब ऑल द पॉसिबल वैल्यूज एंड लाइक्लीहुड that a random variable can take within a given range. This range will be bounded between the minimum and maximum possibility values, but where the possibility value is precisely plotted on the probability distribution depends on a number of factors. हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, एक गणितीय फलन है जो वह बताता है कि किसी यादृच्छिक चर के अलग अलग परिणामों में के होने की संभावना क्या है। सरल शब्दों में यह हमें दिखाता है कि कौन से परिणाम मिलने की संभावना सबसे अधिक है और कौन से सबसे कम। मतलब किसी काम को आप पूरा कर रहे हैं, सिंपल भाषा में समझे तो किसी वर्क को आप कर रहे हैं, पता लग रहा है आप सिक्का उछाल रहे हैं, तो आपको परिणाम का ये पता है कि आपको हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये कितने % होने की संभावना है कि जैसे आपने सिक्का उछाला या पासा फेंका, तो आप देखेंगे कि कितने % चांस हैं कि सिक्का में हेड आए या टेल आए। 50% होता है, अगर क्योंकि 2 ही है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनकी, तो वही है कि याद रखिए सरल शब्दों में यह हमें दिखाता है कि कौन परिणाम मिलने की संभावना सबसे अधिक है और कौन से कम। हेड आएगा, टेल आएगा। जैसे हम लोग पासा फेंकते हैं तो 6 वो होती है, 6 रेंज होती है 1 से लेके 6 तक। तो आप देखेंगे कि किस चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी कितनी, कि 1 कितने % आ सकता है चांस है, 1 आने की, 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की, 5 आने की और 6 आने की। वही हमारा डिस्पर्सन है, इसकी जो वो है मापन की प्रक्रिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन है कि कितने हद तक, कितने % चांस है कि 1 2 3 4 5 6 आएगा। एप्लीकेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट, नॉर्मल और लॉन्ग नॉर्मल की बात करें, लॉग नॉर्मल की, तो बैंक्स और इन्वेस्टर्स यूज डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज रिस्क एप्लीकेशन की। शेयर बाजार में जोखिम रिस्क को समझने के लिए इसका उपयोग होता है। यह निवेशकों को बताता है कि किसी शेयर में गिरने या बढ़ने की कितनी संभावना है। प्रोबेबिलिटी आपकी संभावना, सीधी सी बात है कि ये प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है आपको कि स्टॉक मार्केट कितना आपको रिटर्न दे सकता है, कितना नहीं दे सकता।
ये आपके एप्लीकेशंस में आ जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल एंड मैन्युफैक्चरिंग नॉर्मल फैक्ट्रीज यूज डिस्ट्रीब्यूशन टू इंश्योर देयर प्रोडक्ट आर कंसिस्टेंट। तो पर्टिकुलर आपकी क्वालिटी कंट्रोल में ये हेल्पफुल होता है। आप ये एप्लीकेशंस हैं, बस आप याद रख लें, नॉर्मल मैंने लिख लिया है, आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेली कम्युनिकेशन एंड ट्रैफिक फ्लो में हाउ द कंपनीज लाइक जियो और एयरटेल डिसाइड टू हाउ मेनी टावर्स टू पुट इन द एरिया। पर्टिकुलर कॉल सेंटर मोबाइल टावरों के समय में कितने कॉल आएंगे, इस हिसाब से लगाने चाहिए। मतलब जो एनालिसिस करना है एक प्रकार से कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, जैसे जिस एरिया में सबसे ज़्यादा यूज़र्स होंगे वहाँ टावर लगाएंगे और उसका जो रेंज फाइंड आउट करेंगे। वैसी जो प्रोबेबिलिटी है कि फाइंड आउट करना कि किस एरिया में सबसे ज़्यादा टावर लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा वो पब्लिक है, प्लेस है। इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ ये फाइंड आउट करती है कि हमें कितना क्लेम देंगी, क्योंकि कोई किसी के अगर मरने की संभावना या किसी भी प्रकार की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हैं तो कितने टाइम बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो एक प्रोबेबिलिटी होती है कि हमारे का कुछ डिसीज़ हो जाती है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक जो प्रोबेबिलिटी है उससे सेफ होने के लिए आप एक इंश्योरेंस करा लें जिससे आप प्रॉफिट होगा, तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी करा लें। मशीन लर्निंग, AI एवरी टाइम, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेड मूवीज़, जो पर्टिकुलर आपका AI की बात करें, ये तो पूरा ही प्रायिकता पे डिपेंड करता है और स्टेटिस्टिक्स पे ही काम करता है। तो आप जितना भी हमारा डेटा का हम सेग्रीगेशन एनालिसिस और ये जो पूरी प्रोसेस करते हैं, पुराना डेटा का एनालिसिस करने के बाद नया डेटा का प्रेडिक्शन करते हैं, उसमें उपयुक्त होती है ये चीज़ें। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, बात करें हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक such as the mean proportion and or standard deviation obtained through a large numbers of samples drawn from the specific population. Instead of showing individual data points, it shows how a sample statistic like a average varies from one sample to another. हिंदी में बात करें, सांख्यिकी गणना, जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन एक सांख्यिकी गणना है का संभाव्यत वितरण है, जब हम एक ही जनसंख्या से कई बार अलग अलग नमूने लेते हैं, उनके परिणामों जैसे औसत या माध्य के मध्य वितरण को सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इससे हमें बताता है कि अलग अलग नमूनों के परिणाम एक दूसरे से कितने अलग हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लें तो एक क्लास के आप एक ग्रुप के 4 बच्चे दूसरे ग्रुप के 4 बच्चे को उठा लें, तो देखेंगे आपकी इस ग्रुप के बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, तो टैलेंटेड वाले बच्चे अलग ही एक ग्रुप में होंगे, और जो थोड़े कम टैलेंटेड है, लेस टैलेंटेड या हाई टैलेंटेड या लेस टैलेंटेड की बात करें तो ये बी ग्रुप में। तो ये दो के बीच में जो कंपैरिजन होगा कि दो ग्रुप में अलग अलग टाइप की माइंडसेट वाले बच्चे हैं, तो वही हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब आपने जो सैंपल चूज़ किया है उनमें परिवर्तन है, वो जो विचलन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, बटाव है कि एक ज़्यादा मतलब समझदार बच्चे हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, और दूसरा ग्रुप वाले जो हैं उतने ज़्यादा समझदार बच्चे नहीं हैं, वो थोड़े लेस समझदार या फिर कम पढ़ने वाले, कम दिमाग वाले बच्चे हैं, ये बोल सकते हैं। इसका कंपैरिजन, इसके की कॉन्सेप्ट की बात करें, मुख्य अवधारणा है कि टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली यू नीड टू नाउ दिस 3 टर्म्स: पॉपुलेशन, सैम्पलिंग, स्टैटिस्टिक, जनसंख्या, नमूना, सांख्यिकी। द इंटायर ग्रुप यू वांट टू स्टडी, जैसे मैंने बताया था कि पॉपुलेशन, इंटायर ग्रुप यू वांट टू स्टडी, पूरे ग्रुप की एनालिसिस करना पड़ेगा इसके लिए। अ स्मॉल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन यू एक्चुअली मेजर, नमूना, सैंपल के लिए आपको सिर्फ ये पर्टिकुलर एक सिनेरियो लिया कि पॉपुलेशन है, अब लाखों में पॉपुलेशन होती है, उसमें से कुछ लोगों का सैम्पलिंग करना पड़ेगा, वही है पॉपुलेशन लिया, उसमें से कुछ लोगों का नमूना लिया और आपने इसकी गणना की। मेजर कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल लाइक सैंपल मीन, जो एक्स डेज से आप उसमें से मीन निकाल दिया एक टाइप का, तो ये स्टैटिस्टिक्स यूज़ हो गई। ये वर्क कैसे करता है, इसकी जो प्रोसेस है हमारी, ड्रॉ मल्टीपल रैंडम सैंपल्स ऑफ द सेम साइज
आपने बहुत सारे क्या सैंपल्स चूज़ किया सेम साइज के, जैसे मैंने बताया था, अभी जस्ट बताया कि एक ही क्लास के 2 ग्रुप को उठाया और आपने चेकआउट किया कि कौन अच्छा ज़्यादा समझदार वाले हैं और कौन बहुत कम समझदार वाले हैं, उतने ज़्यादा नहीं है। कैलकुलेट द स्टेटिस्टिक और ईच सैंपल, आपने उसका माध्य ज्ञात किया। प्लॉट ऑल दीज ऑन द ग्राफ में रिप्रेजेंट किया, जैसे आपने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया कि ए ग्रुप ये बी ग्रुप है, तो ये हाई या इसकी प्रोफिशिएंसी या टैलेंटेड की बात करें तो देखा कि ये बहुत ज़्यादा हाई वाले हैं और ये उतना ज़्यादा नहीं है। ये जो ग्राफ बनाया पर्टिकुलर चार्ट बनाया वो है। और द रिजल्टिंग शेप इज़ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये किस शेप में लाई कर रहा है, जैसे यहाँ पे तो ये इंक्रीजिंग में, कुछ हो सकता है डिक्रीजिंग में, अगर सी डी वाली कैटेगरी होती सैम्पलिंग, तो ये जो शेप निर्धारण करता है वो किस शेप में जा रहा है उसका एनालिसिस करता है। ये स्टेप्स है हमारे। बढ़ते हम नेक्स्ट टॉपिक, तो हमारा हाइपोथेसिस है और ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से लास्ट टॉपिक होगा हाइपोथेसिस। A hypothesis is a specific testable proposition that predict a real relationship between an independent variable case and dependent variable effect. It must be capable of being proven true or false through mathematical analysis. परिकल्पना एक विशिष्ट परीक्षण योग्य प्रस्ताव है जो स्वतंत्र चर और आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच संबंध को भविष्यवाणी करता है। इसे गणितीय विश्लेषण के माध्यम से सही या गलत साबित किया जा सकता है। मैंने एक ही क्वेश्चन, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स है तो आप एक फॉर्मूला को बार बार यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक ही एग्जांपल जो है आपको हर उसमें यूज़ करने को मिल सकता है। जैसे मैंने अभी एक स्टडी टाइम के साथ एक बच्चे का स्कोरिंग की बात की थी, तो वो वहाँ एक डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा जो स्टडी टाइम है, टाइम जो है डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है, और जो स्कोर है वो डिपेंडेंट है। अगर आप यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज होगा और ये डिक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगा। मतलब अगर आप स्टडी टाइम हावर्स बढ़ाएंगे 6 घंटा तो आपका स्कोर भी 90 प्लस हो सकता है, और अगर ये 2 आवर्स ही होगा तो आपके यहाँ 45 मार्क्स होंगे। मतलब यही है कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये दो के बीच में सहसंबंध है कि अगर आप बहुत अच्छा टाइम देंगे पढ़ने के लिए, ज़्यादा टाइम देंगे तो आपका स्कोर भी बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा, और अगर आप कम टाइम देंगे पढ़ाई के लिए तो आप सिर्फ या तो पास आउट होंगे या थोड़े अच्छे मार्क्स लाएंगे, बट टॉप फर्स्ट कैटेगरी सेकंड कैटेगरी में लाइन नहीं होंगी। वही ये समझाना चाह रहे हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अच्छी परिकल्पना की विशेषताएं, जो टू बी इफेक्टिव इन क्वांटिटेटिव मेथड हाइपोथेसिस इज शुड बी टेस्टेबल, परीक्षण योग्य, यू कैन एक्चुअली मेजर इट, क्लियर एंड प्रिसाइज, स्पष्ट और सटीक होता है, फैल्सिफिएबल, असत्य सिद्ध करने योग्य होता है, देयर आर मस्ट बी अ पॉसिबिलिटी दैट द डेटा शोज इट्स रॉन्ग, ये फाइंड आउट करने की हेल्प करता है कि अगर आप डेटा, जिसमें मैंने आप डेटा दिया, अगर कुछ गलत कर देता कि पर्टिकुलर 9 अगर ज़्यादा पड़ेगा तो कम मार्क्स लाएगा, तो ये डेटा गलत हो रहा है, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि हाँ डेटा की जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है वो गलत हो रहा है। जैसे गणितीय विश्लेषण के माध्यम से सही और गलत साबित कर सकता है। इसके टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस की बात करते हैं हम। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस इसके 2 हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो H0 से डिनोट करते हैं नल को और H1 या HA से डिनोट करते हैं अल्टरनेटिव को। ये जो है स्टेट्स देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंस और डिफरेंस, यह बताता है कि चरों के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध या अंतर नहीं है, जिसे H0 μ1 = μ2 से डिनोट करते हैं, और जो μ1 पॉपुलेशन मीन्स μ2 हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन मीन की है। अल्टरनेटिव की बात करें, स्टेट देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप ऑफ और डिफरेंस, यह बताता है कि चरों के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध या अंतर है, जहाँ HA
जो दिया हुआ है हमारा, या बात करें हम μ1 इक्वल डज नॉट इक्वल टू μ2, जो μ1 है हमारा μ2 के इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, ये रिलेशनशिप बताता है। तो यहीं पे हमारी महामैराथन क्लास ख़त्म होती है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप बहुत अच्छा करें और मुझे फीडबैक दें आफ्टर एग्जामिनेशन कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया या जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आज की मैराथन में हमने बताए, इसमें से आपको क्वेश्चंस दिखने को मिले या नहीं मिले, और हमारी जो प्रीवियस 10 क्लासेस हुई हैं उससे अगर आप लोगों ने भी पढ़ा है तो उससे भी कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, प्लीज़ कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ये सब करना ना भूलें। थैंक यू क्लास, मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट सेमेस्टर में।